गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स सी चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम लोग देखते हैं कि जो जेंडर है ना उसको डिवाइड कर दिया जाता है बाय सोसाइटी, ठीक है, और बायोलॉजिकली जो होता है, जैसे कि बायोलॉजिकली वो या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं। बट जो सोसाइटी है ना क्या करती है, जो मेल है वो बस बाहर जाकर के काम करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो मेल होते हैं ना वो हमेशा कमा के, जैसे वो चाहे उसके लिए जो भी काम करे, चाहे वो काम हो कुक का या वो काम हो शेफ का, जो भी काम हो वो काम करेंगे मेल। बट उसको इसके लिए क्या करना चाहिए, मनी मिलना चाहिए, तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ हाउस वर्क करेगी, ठीक है, सिर्फ घर के काम करेगी, वो बाहर जाकर के कमाएंगी नहीं, चाहे वो घर में कुकिंग कर रही हो, टेलरिंग कर रही हो, ठीक है, कुछ भी कर रही हो घर पे, ठीक है। अगर मेन है, ठीक है, और वो घर के बाहर जाके कुकिंग या टेलरिंग कर रहे हैं और अगर उनको वो मनी मिल रहा है ना, तो भी मेन की कुछ रिस्पेक्ट रहेगी सोसाइटी में। मगर फीमेल्स जो कि घर पे ये सारे काम कर रही हैं उनको इसकी कुछ भी नहीं मिल। अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि घर का सारा काम करती है वुमेन, ठीक है, या तो डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि जो सर्वेंट होते हैं, ठीक है, और घर का सारा काम कौन, बाहर का सारा काम कौन करते हैं, मेल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि फेमिनिस्ट कौन होता है। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि मेन और वुमेन दोनों के इक्वल राइट के लिए आवाज उठाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। अभी इंडिया को भी क्या ही माना जाता है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी मानी जाती है, ठीक है। पैट्रियार्कियल का मतलब होता है मेल डोमिनेटेड, ठीक है, जिसमें कि जो मर्द होते हैं वो डोमिनेट करते हैं किसको, वुमेन्स को, ठीक है। जो वुमेन है ना डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन और मेन के परसेंटेज में निकाला जाए तो वुमेन का 54 है, इस जो मेन का 76 है, ज्यादा नंबर पर है रादर देन वुमेन। तो गर्ल चाइल्ड है वो पढ़ाई में हायर स्कोर कर रही है रादर देन बॉयज, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वो क्या प्रेफर करते हैं कि बॉयज को ज्यादा एजुकेशन का जरूरत है रादर देन गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैल्यूड जॉब्स एंड हाईली पेड वर्क्स। जो हाईली पेड वर्क और वैल्यूड जॉब होता है ना वो मेन को ज्यादा मिलता है रादर देन वुमेन। क्यों, क्योंकि अभी भी ऐसा धारणा बना हुआ है सबके मन में। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ऑन एन एवरेज एक जो वुमेन है वो मेन से ज्यादा काम करती है, ठीक है। ये जो वुमेन है वो मेन से बहुत ज्यादा काम करती है, फिर भी उनकी क्या, ये जो वुमेन है वो मेन से बहुत ज्यादा काम करती है, फिर भी उनकी जो वर्क है उसको वैल्यू भी नहीं किया जाता है, उतना पे भी नहीं किया जाता है मेन जितना, ठीक है। इसीलिए एक एक्ट निकाला गया जिसको हम लोग बोलते थे इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, ठीक है, जो कि 1976 में निकाला गया था, जिसके तहत इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए मेन और वुमेन को। अगर वो दोनों इक्वल जॉब कर रहे हैं तो वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी भी बहुत जगह जो नंबर ऑफ वुमेन है या नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड है वो बहुत ही कम है रादर देन बॉयज, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो गर्ल्स को नहीं प्रेफर करते, बॉयज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए गर्ल जो है वो पैदा होने के पहले ही अबॉर्ट कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो अभी भी हर एक जगह, बहुत सारी जगह, हर एक जगह नहीं पर बहुत सारी जगह हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस आते रहते हैं, ठीक है। अब तो उनके लिए उनका घर ही अनसेफ बन गया है। अब हम लोग देखते हैं कि वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो अभी जो वुमेन है ना उनको क्या बोलते हैं, उनकी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में, बट उतनी वुमेन काम नहीं करती है पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो और सुधारा जा सकता है, ठीक है। वुमेन की जो शेयर है इन द स्टेट असेंबली ये बस 5% है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये इतने सारी प्रॉब्लम्स हमने देखे कि वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या किया जा सकता है कि वुमेन्स और पार्टिसिपेट करें वो देखते हैं। कि पहला तो वुमेन इसीलिए नहीं पार्टिसिपेट करती कि फेयर पार्टिसिपेशन नहीं होता है,
तो एक लॉ बना दिया जाना चाहिए जिसमें कि फेयर पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। फिर 1/3 ऑफ द सीट जो कि है वो रिजर्व कर दी जानी चाहिए वुमेन के लिए, जैसे कि हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन के वक्त हुआ था। उसके बाद मोर देन 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अभी जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में काम कर रही हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और एक बेसिस पे होता है जो कि है बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग होता है रादर देन जेंडर डिवीजन, ठीक है। मैनी कंट्रीज़ इंडिया को इंक्लूड करते हुए डिफरेंट रिलीजन्स की फॉलोअर है, ठीक है। जैसे आपको इंडिया में हिंदूज़ भी मिल जाएंगे, मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, सिख्स भी मिल जाएंगे, है ना, और अलग अलग क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग हमें मिल जाएंगे। तो इसी पे गांधी जी एक बार कहते थे कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म या इस्लामिक को नहीं बोल रहे हैं, वो सारे के सारे रिलीजन को बोल रहे हैं कि वो कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया है ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट जो कि हमारी कंट्री में है, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है कि जितने भी विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स वो सारे हमारे कंट्री में, और वो जो मतलब वो सारे नहीं, वो मेजॉरिटी हमारी कंट्री में है, जो कि पीपल है रिलीजियस माइनॉरिटी से, यानी कि जो भी रिलीजियस इन माइनॉरिटी है उन सब से, ठीक है, यानी कि इन लेस नंबर्स हैं, ठीक है। माइनॉरिटी मीन्स इन लेस नंबर्स। और उन्होंने ये भी डिमांड किया गवर्नमेंट से कि उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेरियस स्टेप्स ले, ठीक है। उसके बाद देखा है हम लोग ने कि जो वुमेन मूवमेंट है, ठीक है, जो वुमेन की मूवमेंट है फैमिलीज लॉस की तरफ, ठीक है, वो भी वुमेन मूवमेंट का ये मानना है कि जो फैमिली लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, कोई भी रिलीजन का, वो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो ये डिमांड करती हैं कि इनको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि वुमेन्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इन सब से हम लोग को पता चलता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कम्युनलिज्म क्या होता है। पर जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, जो एक मेन प्रॉब्लम होती है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जब तक तुम रिलीजन को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री नहीं देखते हो, ठीक है, तब तक वो प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं होती है, समझ में। पर जो कम्युनलिज्म है ना, ये इन्वॉल्व करवाता है थिंकिंग कि जो एक रिलीजन के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी के होने चाहिए, ठीक है, उनका सारा इंटरेस्ट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी पीपल हैं वो किसी और रिलीजन से मतलब शादी नहीं कर सकते, उनके साथ कोई भी तरीके का रिश्ता नहीं बना सकते, ना ही दोस्ती हो सकता है उनके बीच में, ठीक है। और अगर जो भी फॉलोअर्स है वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक है, तो उनको सुपरफिशियल माना जाता है, यानी कि दिखावटी माना जाता है, ठीक है। और उनका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, कुछ इस टाइप का जो चीज़ है वो आता है कम्युनलिज्म में। तो जब ये कम्युनलिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है ना, तो क्या होता है कि ये बिलीव करवाने पे मजबूर कर देता है कि जो पीपल होते हैं ना वो बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, यानी कि जो अलग अलग रिलीजन के होते हैं वो एक इक्वल सिटीजन के जैसे नहीं रह सकते विद इन वन नेशन, यानी कि एक नेशन में, ठीक है। तो या तो एक को डोमिनेट करना पड़ेगा या तो एक डोमिनेट हो जाएंगे, और कोई मतलब रेसेसिव रहेगा, कोई डोमिनेट कर देगा। रेसेसिव का मतलब होता है कि कम या दब जाना किसी से, ठीक है। उसके बाद कम्युनलिज्म जो होता है ना वो अलग अलग फॉर्म ले सकता है इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन जो होता है कम्युनलिज्म का आजकल की लाइफ में देखा जा सकता है, जो कि है रिलीजियस प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक है, और बिलीफ इन सुपीरियॉरिटी, ठीक है। अब जो कम्युनल माइंड होता है ना, मतलब जो कम्युनलिज्म के बारे में जो इंसान सोचता है, जो कि बस कम्युनलिज्म के बारे में सोच रहे, तो उसका माइंड भी एक तरीके से बस कम्युनलिज्म के इर्द गिर्द सोचने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनल माइंड। तो मतलब कुछ ऐसा दिमाग वाले इंसान जो होता है वो क्या करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस, समझ रहे हो, मतलब पॉलिटिकली डोमिनेट करना, ठीक है, एक रिलीजियस कम्युनिटी को, ठीक है। और जो मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटेरियन, जो भी मेजॉरिटी नंबर है, अगर मान लो कोई भी एक रिलीजन के लिए कोई भी एक रिलीजन के साइड में हो जाता है वो पर्सन, ठीक है, तो मान लो वो रिलीजन के जो लोग हैं वो एक कंट्री में 80% है, ठीक है, तो फिर वो मेजॉरिटेरियनिज्म अल्टीमेटली कहलाया जाता है, ठीक है, मेजॉरिटेरियन
इज्म, ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाया जाता है अंत में। दूसरा फॉर्म हो सकता है तुम्हारा पॉलिटिकल मोबिलेशन, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करती हैं? ये इन्वॉल्व करती हैं यूज ऑफ सेक्रेट सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील, प्लेन फियर, ठीक है। यानी कि अगर तुम हिंदू हो तो जैसे कि अभी बहुत चल रहा है ना कि जो हिंदू है वो बस रेड फ्लैग जो है सनातन धर्म है ना, वैसे ही जो मुस्लिम है उनके लिए ग्रीन समथिंग, उस टाइप से कुछ सेक्रेट सिंबल्स हो जाते हैं। उसके बाद जो इमोशनल अपील होती है यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब कनेक्ट होता है इमोशनली, या तो वो रिलीजियन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वही सब मिला करके अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पॉलिटिकली मोबिलाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स जो कम्युनलिज्म होता है ना सबसे गंदा फॉर्म ले लेता है, जो कि होता है वायलेंस, राइट, या फिर मैसेकेयर। मैसेकेयर क्या होता है, एक झुंड में इंसान पे यानी कि क्राउड को, मतलब लाइक मिलियंस तो नहीं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल का एक साथ डेथ या एक साथ उनको चैलेंज करना, समझ रहे हो ना, जैसे कि हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकेयर। फिर आता है कि इंडिया हम लोग का क्या है, एक सेक्युलर स्टेट, ठीक है। अब ये क्यों है, कैसे है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बार जो इंडियन स्टेट है उसमें कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, फिर पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, वैसे ही इंडिया में कोई भी नहीं है, नंबर 1 एंड द बेस्ट थिंग। नंबर 2 कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है, या कोई भी फ्रीडम। नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर देती है, प्रोहिबिट कर देती है, यानी कि मना कर देती है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, ठीक है। नंबर 4 कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो एक स्टेट को अलाउ करती है टू इंटरवीन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि वो लोग इंश्योर कर सके कि हर एक जो भी जन है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जितने भी जन हैं वो आपस में लड़ ना रहे हो, हाँ, उनमें एकता बनी रहे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ को, यानी कि किस किस वजह से कास्ट में इनइक्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं या जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो हम लोग का इस कास्ट इनइक्वालिटी को हराने में मदद किए थे। दे आर ज्योतिबा फूले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, ठीक है। इन सब ने मिलकर के जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है उनको हटाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। अभी जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ होता है वो होता क्यों है, ड्यू टू लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एक की हो रही दूसरे की नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब कोई एक कास्ट की हो रही दूसरे कास्ट की नहीं हो रही तो उनके बीच में दूरियां बढ़ते जाती है, यानी कि रिच वाला और रिच होते जाता है और पुअर वाला और पुअर होते जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती है, उनकी गैप बढ़ जाती है, ठीक है। फिर लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, यानी कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है कोई एक जगह, ठीक है, और बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हो गए, एकदम वेल सेटल्ड कोई प्लेस हो गया है। अब वहीं कोई स्लम टाइप का एरिया, तो उन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है ना। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। अब कोई एक जन को बहुत फ़ायदा मिल रहा है तुम्हारा लिटरेसी का, बहुत एजुकेशन का फ़ायदा मिल रहा है, बट दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि नहीं तुम इस कास्ट के हो इसलिए तुम्हें इस स्कूल में नहीं एडमिशन मिलेगा। जैसे कि पहले होता था ना दलित्स के साथ या अनटचेबल्स के साथ कि तुम लोग इस कास्ट के हो इसलिए तुम लोग इस रूम के बाहर बैठो, बाकी सब जो ऊपर कास्ट के बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे कि एक चेयर पे बैठेंगे, बट ये सब को नीचे में दरी बिछा करके बैठना पड़ता था, बोरा, जो कि हम लोग का BR अम्बेडकर के साथ भी हुआ था, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, उसके बाद वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके जो पोजीशन होते हैं, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स उनके पास बहुत सारा ज़मीन है, अब उनका धीरे धीरे करके जो है ज़मीन बिकते जा रहा है सारा, ठीक है, ड्यू टू समथिंग, तो उनका भी वीकनिंग हो रहा है, यानी कि या तो वो बूढ़े होते जा रहे हैं उसके वजह से। फिर आता है कास्ट हायरार्की जो है वो टूटता जा रहा है, ठीक है, द कास्ट हायरार्की इज ब्रेकिंग डाउन। यहाँ पे प्रॉपरली डेफिनेशन है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और कास्ट हायरार्की के बारे में।
ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन पे जो शिफ्ट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, मतलब कि कोई एक काम तुम्हारा एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज भी करते आ रहे हैं, बट तुम उस काम को छोड़ करके कुछ और काम शुरू कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट हायरार्की, यानी कि कुछ एक ऐसा धारणा बना हुआ है कि ये जो कास्ट है वो बहुत हाई कास्ट है और ये जो कास्ट है वो बहुत लो कास्ट है। तो जो हाई से लो का कास्ट बना हुआ है ना, डिफरेंस ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसको ही बोलते हैं हम लोग कास्ट हायरार्की। तो इसके लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं, लॉ लगे हुए हैं कि हम लोग के यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटी ना हो, बट उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ हो रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो जो कास्ट है इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जब एक पार्टी अपना कैंडिडेट चूज़ करता है, ठीक है, तो अपने माइंड में क्या रखता है, उसका कास्ट कंपोजिशन रखता है कि हाँ ये इस कास्ट का है, इसको इतने इसके कास्ट के पीपल तो वोट कर ही देंगे, है ना। लाइक कि कोई कास्ट का है तो उसको उसके कास्ट वाले वोट करेंगे, है ना। ये सब पॉलिटिक्स में होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है और जो कैंडिडेट होता है वो सब क्या करता है, एक अपील करता है। ठीक है, कि अगर आप मुझे चुनते हो, अगर मैं बन गया तो मैं इस कास्ट के लिए इतना अच्छा कुछ करूँगा, उस कास्ट के लिए इतना अच्छा कुछ करूँगा, तो ये दोनों कास्ट बहुत खुश होकर के इसी कास्ट के मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इसको जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ था और जिसमें एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल था कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक इंसान एक ही वोट कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ था, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो बहुत ही गियर अप हो गए थे कि उनको हर एक कास्ट से वोट चाहिए होगा ताकि वो जीत सके। ठीक है, ये नहीं है कि बस कोई एक कास्ट उनको ऐसे वोट कर दिया और दूसरा कास्ट कुछ वोट ही ना किया हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक चीज़, उसके बाद बताऊंगी। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, उसके बाद कुछ और बताऊंगी कि वोट बैंक क्या होता है। वोट बैंक यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट आपको एक कास्ट से मिल रहा है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसको हम लोग कहते हैं वोट बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है वो सिर्फ अब कुछ इसके फेवर में भी गिवन है कि जो कास्ट है पॉलिटिक्स में हमेशा कास्ट ही नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कास्ट की वजह से ही नहीं जीतते हैं, क्योंकि सबसे पहला कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन आवर कंट्री, उनमें कोई भी ऐसा नहीं कि बस सिंगल कास्ट के वोट पे कोई जीत जाएगा। ठीक है, उनको हर एक कास्ट से वोट चाहिए होगा। ठीक है, और कोई भी एक पार्टी ना एक कास्ट के सारे इंसान को वोट नहीं ले सकती है, उनको मेजॉरिटी वोट कर सकते हैं बट सब नहीं कर सकते, इसी को हम लोग बोलते हैं वोट बैंक। ठीक है, उसके बाद जो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती है, कैंडिडेट पुट करती है कि उनके कास्ट से, ताकि उनको मतलब उनके कास्ट वाले देख करके वोट कर दें। और बहुत बार क्या होता है कि जो एमपी और एमएलए होते हैं वो अपना इलेक्शन को लूज़ कर जाते हैं अगर एक कास्ट के दम पर, या कुछ ऐसा होता तो फिर वो लोग को हमेशा वोट मिलते रहता उनसे और वो कभी लूज़ ही नहीं करते, बट ऐसा तो नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, कि ईच कास्ट जो भी होता है वो और बड़ा होना चाहता है। ठीक है, अपने नेबरिंग कास्ट या अपना सब कास्ट से। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग जो कास्ट ग्रुप होते हैं वो सब क्या करते हैं, कोलिशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और एक डायलॉग या एक नेगोशिएशन में एंटर कर जाते हैं इसके वजह से। उसके बाद क्या होता है कि जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट ग्रुप के काइंड्स होते हैं, ठीक है, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप के टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या पता चलता है कि जो कास्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पॉलिटिक्स। कुछ केसेस में क्या होता है ना कि जो कास्ट होते हैं ना, उस कास्ट का डिवीज़न टेंशन्स, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस वगैरह ले आती है अपने साथ। ठीक है, यहीं तक था हमारा ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन के लिए बाय बाय।